नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज में आपके साथ शोभना यादव। वक्त तो है बात पते की का, लेकिन आज अगर बात पते की कुछ है तो वो है दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा हुआ इन्वेस्टिगेशन। और आज हमारा पूरा शो इसी दिल्ली ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए तमाम अपडेट्स और तमाम खबरें आप तक हम पहुंचाएंगे। और पहले टॉप 4 बड़ी खबरों की बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि कौन थी वो डी गैंग की चौकड़ी जिसने दिल्ली को दहलाया। साथ ही उस पूरी साजिश को भी डिकोड करेंगे जिससे दिल्ली में ब्लास्ट हुआ। इसके बाद बताएंगे आतंकी डॉक्टर उमर ने आखिर कैसे पर्दे के पीछे रहकर कार वाली पूरी कॉन्स्पिरेसी रची, पूरा खुलासा। 7:26 पर दिल्ली के धमाके के पीछे क्या है पाकिस्तान में बैठे आतंकी मसूद अजहर और हाफिज सईद का कनेक्शन। 7:30 पर दिल्ली ब्लास्ट के गुनहगारों के लिए क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वार्निंग, चेतावनी, जिसके बाद पाकिस्तान अब कुछ परेशान नजर आ रहा है। डॉक्टर उमर को लेकर बड़ा खुलासा, इस समय की बड़ी खबर। 3 दिन में घर लौटने वाला था उमर, पुलवामा अपने घर लौटने वाला था डॉक्टर उमर। डॉक्टर उमर की भाभी ने ये जानकारी जी न्यूज को दी। शुक्रवार को फोन पर बात हुई थी। तो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर, आतंकी डॉक्टर उमर को लेकर ये बड़ा खुलासा। मुजम्मिल उमर पर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। समय की बड़ी खबर, एक ही मोहल्ले में रहते थे मुजम्मिल और उमर, बैचमेट थे डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर। डॉक्टर मुजम्मिल और उमर वो आतंकवादी जिसने कल दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम दिया, और डॉक्टर मुजम्मिल जिसकी गिरफ्तारी फरीदाबाद से हुई थी एक्सप्लोसिव के साथ। 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था। एक नापाक साजिश का खुलासा हुआ था इस आतंकवादी की गिरफ्तारी के बाद। इससे पहले कश्मीर में आतंकवादी गिरफ्तार हुआ था और उसकी निशानदेही पे इसको पकड़ा गया था। जी न्यूज संवाददाता राहुल मिश्रा मेरे साथ ज्यादा अपडेट लिए हुए जुड़ रहे हैं। राहुल, देखिए गिरफ्तारी हो चुकी है, तमाम हमारे रिपोर्टर्स इस समय आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि पल पल का सबसे बड़ा अपडेट जो है दिल्ली ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा हुआ, ये रिपोर्टर्स हमको बताएंगे। राहुल, इस समय की क्या खबर, क्या अपडेट? एनआईए ने जांच को टेक ओवर कर लिया है, क्या अपडेट इस समय आपके पास? देखिए, एनआईए ने जांच को टेक ओवर कर लिया और 3 बिंदुओं पर यहां पर जांच हो रही है, जिसमें कि खास तौर पे यदि बात किया जाए कि आखिर में ये जो विस्फोटक इस्तेमाल किया गया है, ये विस्फोटक किस तरीके का है। दूसरी बात, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी जांच की जा रही है, वहां के लोगों का कनेक्शन, किस तरीके का कनेक्शन है और इनके तार क्या विदेशों से भी जुड़े हुए हैं, इसके बारे में भी जाँच हो रहा है। उसके साथ ही साथ जो डॉक्टर थे, डॉक्टर आखिर में इतने घंटे तक जो ये पूरा का पूरा रोड मैप था, किससे मिला, कौन कौन मिला था, कौन इसके पीछे कौन था, इसके बारे में जुड़ा था। लेकिन एक और चीज आपको बता दूं कि एक बड़ी घटना यहां पर हुई है भोगल में। एक जम्मू, जो बात यहां पर यदि कहा जाए, दिल्ली पुलिस बार बार या सरकार की तरफ से भी बार बार कहा जाए कि अफवाहों पर ध्यान न दीजिए, और यही चीज हुआ कि भोगल में एक जम्मू कश्मीर रजिस्ट्रेशन की कार वहां पर। राहुल, इस समय ये बड़ा इस समय सेंसिटिव टाइम है और अफवाहों पे किसी को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दिल्ली पुलिस से अब ये जांच जो है वो एनआईए को ट्रांसफर हो चुकी है। इस समय की एक और बड़ी खबर बता दें, दिल्ली के भोगल इलाके से बड़ी खबर। भोगल में आरडीएक्स मिलने की खबर से दहशत है। जम्मू कश्मीर नंबर की कार मिलने की सूचना यहां पर पुलिस को मिली है और सूचना मिलने के बाद फौरन मौके पर पुलिस पहुंची है। हालांकि आज दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। जिस तरीके से कल देर शाम को ब्लास्ट को अंजाम दिया गया चांदनी चौक इलाके में, उसके बाद अब ये एक और कॉल दिल्ली पुलिस को मिली है। हालांकि इसकी अभी हम पुष्टि नहीं करेंगे क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई जानकारी हमें नहीं मिली है। जी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर अपडेट लिए हुए। बताइए धीरेंद्र। धीरेंद्र, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? शायद धीरेंद्र मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस समय का बड़ा अपडेट ये है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। जम्मू कश्मीर के नंबर की यहां पर एक कार की सूचना मिली थी और दिल्ली का भोगल इलाका, यहां पर भी एक जिसे कहा जाए कि बाजार है और उसमें भी काफी भीड़ भाड़ रहती है। और अब ये साफ हो चुका है इन आतंकियों के मंसूबे को देखकर कि ये जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं उनको टारगेट करते हैं। दिल्ली को दहलाने के लिए लाल किले के बाहर विस्फोट किया गया, 9 लोगों की जान लेने और दहशत फैलाने के पीछे फरीदाबाद के उस डी गैंग का नाम अब सामने आ रहा है, जिस पर शायद किसी को शक नहीं होता अगर जम्मू कश्मीर पुलिस इस डी गैंग से जुड़े आदिल को गिरफ्तार ना करती। आतंकी आदिल की गिरफ्तारी हुई और इसके बाद परत दर परत इस डी गैंग के राज खुलने लगे। देश का दिल दहल उठा, लोगों ने अपनों को खोया, हर तरफ जो चीख पुकार मची उसके पीछे फरीदाबाद के डी गैंग से जुड़े ये वो आतंकी है जिन्होंने कुछ ही देर में दिल्ली को दहला दिया।
जिसमें डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन। और इन सब में एक चीज कॉमन है, वो है फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी, जहां से चारों डॉक्टर के रूप में काम करते थे। लखनऊ से गिरफ्तार हुई शाहीन शाहिद के बाद डॉक्टर परवेज अंसारी के घर एनआईए और एटीएस ने रेड मारी है। एजेंसियां कुछ दस्तावेज लेकर गई हैं, हालांकि परवेज अंसारी एटीएस के हत्थे नहीं चढ़ा है। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी एटीएस और एनआईए ने यहाँ से कलेक्ट किया है और यहाँ से लेकर गई है। पड़ोसी बता रहे हैं कि जो परवेज अंसारी है वो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर है। मुजम्मिल और जो साइदा शाहीन है उनके बेहद करीबी माने जाते हैं। दिल्ली धमाके को फरीदाबाद मॉड्यूल के तहत ही अंजाम दिया गया। दरअसल फरीदाबाद में मुजम्मिल के ठिकानों ने 2900 किलो के करीब अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया था। सूत्रों ने बताया कि फरीदाबाद मॉड्यूल सामने आने के बाद उमर को आशंका थी कि वो एजेंसियों के रडार पर है और इसलिए बचने के लिए वो भाग रहा था। विस्फोट के बाद क्राइम ब्रांच की टीम के साथ ही पुलिस अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची और यूनिवर्सिटी के सीसीटीवी के साथ ही आसपास के इलाकों को खंगाल रही है। एजेंसी अब पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यूनिवर्सिटी में क्या इस डी गैंग के और भी मेंबर जुड़े हैं। और अब आपको दिल्ली धमाकों के पीछे जो डी गैंग है, उस गैंग के हर मेंबर की एक एक डिटेल हम दिखाना चाहते हैं। इस गैंग का सबसे पहला कैरेक्टर है शाहीन शाहिद, डॉक्टर शाहीन। जी हां, जो जैश ए मोहम्मद की महिला विंग की हेड है। जम्मू कश्मीर की डॉक्टर फरीदाबाद में यूनिवर्सिटी में काम कर फरीदाबाद से इसकी गिरफ्तारी भी हुई है। दूसरे नंबर पर है आतंकी डॉक्टर आदिल अहमद का नाम, जो जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ था। डॉक्टर आदिल अहमद अल फलाह अस्पताल में डॉक्टर था। अस्पताल के लॉकर में इसने हथियार छिपाए हुए थे। युवाओं का ये ब्रेन वॉश का जिम्मा इसके ऊपर था। वहीं आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल शकील भी इसी गैंग का मेंबर है। मुजम्मिल भी जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ था। मुजम्मिल शकील घर में 2900 किलोग्राम विस्फोटक जमा कर बैठा हुआ था। अल फलाह अस्पताल में ये डॉक्टर था। पुलवामा का ये रहने वाला है मुजम्मिल। और अब अगर चौथे नंबर के डी कंपनी की हम बात करें तो वो है डॉक्टर उमर मोहम्मद, जो ब्लास्ट का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है और इसके भी जैश से जुड़े होने का शक है। अल फलाह कॉलेज में डॉक्टर ये भी था। कट्टरपंथी टेलीग्राम से ये जुड़ा हुआ था, ये सूत्रों के हवाले से खबर। डॉक्टर आदिल का ये डॉक्टर उमर जो है वो करीबी बताया जाता है। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, सबसे पहले फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी से ये बड़ी खबर। रेडार पर अल फलाह यूनिवर्सिटी, 52 से ज्यादा लोगों से यहाँ पूछताछ हो रही है। छात्रों से, प्रिंसिपल और फैकल्टी से ये पूछताछ। डॉक्टर मुजम्मिल के साथ काम करने वालों से ये पूछताछ हो रही है। देवेंद्र, जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, जल्दी से अपडेट बताइए इस खबर पर मुझे। देखिए, बिल्कुल मुजम्मिल से लगातार जिस तरह से पूछताछ की गई और उसके बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर जो लगभग 50 से ज़्यादा स्टाफ से ज़्यादा पूछताछ की गई और 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। और अभी कुछ ही देर पहले जो अधिकारी थे वो जांच करके निकले थे, लेकिन उसके बाद एक टीम फिर से यूनिवर्सिटी आई जो अभी भी पूछताछ कर रही है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि किस तरह से जो नापाक इरादे थे और मंसूबों को नाकाम अब जाँच एजेंसीज और पुलिस कर रही है, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से एक के बाद एक कड़ी खुलती जा रही है और इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरह से ये नापाक इरादों का पौधा लगाया जा रहा था, जिसको फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां पूरे एक्शन में है और अब कोई भी ऐसी नापाक साजिश को काबू करना है, उसको सफल नहीं होने देना और इसीलिए एक्शन में। अगली बड़ी खबर, दिल्ली ब्लास्ट में एक और बड़ी जानकारी। शोपिया से एक इमाम को गिरफ्तार किया गया है। इमाम का नाम मौलवी इरफान अहमद है। फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े होने का शक है, तो शोपिया से एक इमाम को गिरफ्तार किया गया। और मैं आपको बता दूं कि पूरी डी कंपनी का खुलासा हुआ है वो जम्मू कश्मीर की एक गिरफ्तारी के बाद ही हुआ था। खालिद हुसैन, जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। खालिद, देखिए ये पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की बदौलत आगे बढ़ा और उसके बाद ही तमाम ये गिरफ्तारियां हुई। हाँ, कल दिल्ली में ये ब्लास्ट जरूर हुआ। अगर मैं इस मौलवी इरफान अहमद के ऊपर अपडेट आपसे जानना चाहूँ तो क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल जो 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी कल, जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमें बताया था, उसमें मौलवी इरफान का नाम भी था। मौलवी इरफान पहले एक पैरामेडिकल जो है एम्प्लॉय था। उसने वहाँ से नौकरी छोड़ के वो श्रीनगर के नवगाम इलाके में एक मस्जिद में इमाम था और उसी नवगाम इलाके में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर्स जो है थे वो चिपकाए गए थे 28 अक्टूबर को, जिसकी जांच शुरू हो गई थी। और उसी मामले में
डॉक्टर जो आदिल है रातर उसको पकड़ा गया था और उसके बाद ये सारे पन्ने खुलने लगे। डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल और साथ में ये इमाम जो इरफान है, मतलब ये तिकड़ी जो है ये मिली हुई थी और अब इस मौलाना को भी क्योंकि गिरफ्तार कर लिया गया है तो आगे और तार जुड़ने की उम्मीद अब सुरक्षा बलों को है। इस समय की एक और बड़ी खबर इसी मौलाना से जुड़ी हुई, आपको बता दें युवाओं को कट्टरपंथी बनाता था, यानी रेडिकलाइज करता था। मौलाना वीडियो दिखाकर कट्टरता का पाठ पढ़ाता था। श्रीनगर के जीएमसी के पैरामेडिकल में ये तैनात था। वीडियो दिखाकर युवाओं को ये बहलाता था, उनको कट्टरपंथी बनाता था, उन्हें देश के खिलाफ भड़काता था और साजिश रचने में उनकी मदद किया करता था। तो देखिए युवाओं को कट्टरपंथी बनाता था ये मौलाना और अब ये मौलाना गिरफ्तार हो चुका है, इसको हिरासत में ले लिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो लगातार इससे पूछताछ कर रही हैं। श्रीनगर जीएमसी पैरामेडिकल में ये तैनात था और अब ये देखिए किस तरीके से युवाओं को ये रेडिकलाइज करता था, उन्हें कट्टरपंथी बनाता था, ब्लास्ट करने की प्लानिंग में भी ये हिस्सा होता था। मुवस्सिर जी न्यूज़ संवाददाता मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मुवस्सिर देखिए ये एक मौलाना जिसका काम तो था धर्म की शिक्षा देना, लेकिन ये तो कट्टरपंथी बना रहा था। साफ तौर पर मौलाना से जुड़ी हुई जो सनसनीखेज खबर है उसमें साफ तौर पर कुछ कट्टरपंथी वीडियो और कुछ लिटरेचर इस तरीके के थे जिससे वो लोगों को कट्टर बनाने की कोशिश की जा रही थी, जिसका बड़ा खुलासा इस वक्त किया गया है। जी बिल्कुल ठीक है मुवस्सिर, आप बने रहिए हमारे साथ। और लाल किले के पास हुआ ब्लास्ट, इसमें आतंकी डॉक्टर उमर ही मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, जिसने खुद को I-20 कार के जरिए उड़ा लिया। इंटेलिजेंस एजेंसियों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि यह फिदाइन अटैक हो सकता है, हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। दिल्ली आतंकी हमले में इस्तेमाल की गई I-20 कार में आतंकी उमर ही दिखाई दे रहा था। अटैक से पहले आतंकी ने पार्किंग में समय बिताया और फिर लाल किले के ट्रैफिक सिग्नल पर कार में विस्फोट हो गया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि कार में वो अकेला ही था। ऐसे में इंटेलिजेंस को शक है कि यह आत्मघाती हमला हो सकता है। फिदाइन हमला है तो उसे पता था कि मैं ठीक चौक के पास इसी जगह जहां पर मैं खड़ा हूं और आप टॉप एंगल से जहां से तस्वीर दिखा रहे हैं, भीड़ भाड़ ज्यादा थी, उसे वहां पर खुद को उड़ाना था। अगर वो आत्मघाती हमला था तो ठीक वो उस जगह उड़ाना था, या फिर यह भी हो सकता है कि गलती से वो उड़ गया हो। फिदाइन अटैक की आशंका इसलिए भी सामने आ रही है क्योंकि इसे हमले से ज्यादा नुकसान करना होता है और लाल किले के पास हमेशा भीड़ रहती है। से अगर आप देखें कि किस तरीके से पूरा ये वो एरिया है जहां पर लोग शॉपिंग करने के लिए यहां से आते हैं और ठीक आगे की तरफ जाएंगे तो आपको गौरी शंकर मंदिर, शीशगंज गुरुद्वारा और ठीक सामने टक्कर पर जो है आपको फतेहपुर मस्जिद जो है पुरानी मस्जिद है वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियां अब इसे फिदाइन अटैक के एंगल से भी जांच कर रही है और जल्द ही इसे लेकर बड़ा खुलासा भी हो सकता है। दिल्ली धमाके से जुड़ी ये बड़ी खबर, पुलिस सूत्रों से जो खबर हमें मिल रही है, डॉक्टर मुजम्मिल के विस्फोटक को लेकर ये बड़ा खुलासा। विस्फोटक के लिए 2400 रुपए किराया दिया था इसने और किराए वाले मकान पर ये दोबारा नहीं गया, यानी जहां विस्फोटक रखा था उस घर को किराए पे लिया था। अमित भारद्वाज जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमित भारद्वाज, ये 2400 रुपए में इसने किराए पर लिया था और मुझे लगता है कि अब जाहिर सी बात है कि वो मकान मालिक भी गिरफ्त में होगा पुलिस की। बिल्कुल, उसको कल जो है वो उनसे पूछताछ की जा रही थी, डिटेन भी किया गया था। 2400 रुपये जो है किराए पे था और ये आपको बता दूं कि ये जो पूरी प्रॉपर्टी है ये बिल्कुल ही आइसोलेटेड है, बिल्कुल इसके साथ खेत शुरू हो जाते हैं और वहाँ पर उसके सामने एक घर है, बाकी सारे खाली प्लॉट्स वहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर ये सिर्फ इसी काम के लिए जो है इसने किराए पे लिया था और इसी की पूछताछ जो है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज भी कर रही है, पुलिस भी कर रही है, क्योंकि आप उस घर में रहते नहीं और आप एक बार आप वहाँ पर आए हैं, फिर किराया दे दिया आपने पूरा और उसके बाद आप वहाँ दिखाई नहीं दिए। एक दो बार आप वहाँ पर आए और जो भी आप जब भी आए तो आप ये देखते हुए आए कि जिस तरह की जो सोर्सेज अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, आसपास के लोगों से भी बातचीत की है कि वहाँ पर शक हो रहा था, कुछ इन्फॉर्मेशन मतलब छुप के ये पहुँचता था, अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहता था। अमित, आप बने रहिए, इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। ये बड़ी खबर, इस्लामाबाद में धमाका हुआ है और उसके बाद पाकिस्तान अलर्ट पर है। इस्लामाबाद धमाके में 12 लोगों की मौत हुई है।
पाकिस्तान से ये बड़ी खबर, नीरज पांडे जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी बड़ी खबर पर। नीरज, कहा जाता है ना कि आस्तीन में अगर सांप पालोगे तो वो सबसे पहले आपको काटेगा, और पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। बिल्कुल शोभना, बिल्कुल आज पाकिस्तान में इस्लामाबाद में एक धमाका हुआ है जिसमें 12 लोग की मौत हो गई और करीब 15 से 20 लोग घायल हैं। बड़ी घटना है पाकिस्तान के लिहाज से, और ये वहाँ हमेशा होता है क्योंकि वहाँ के उन्होंने इतने आस्तीन में सांप पाल रखे हैं, इतने संगठन आतंकियों खड़े कर रखे हैं, उनको पाला पोसा तो काटेगा किसको, उन्हीं को काटेगा, और वो दिखाई भी पड़ रहा है। इसी को लेकर सिंध प्रांत के जो होम मिनिस्टर हैं बाकायदा जियाउल हसन लंजर, उन्होंने ऑर्डर दिया है कि साउदर्न पाकिस्तान में अलर्ट जारी किया गया और पूरे साउदर्न पाकिस्तान को बिल्कुल अलर्ट पर रखा गया कि किसी प्रकार की ऐसी कोई घटना ना होने पाए, क्योंकि उस घटना के बाद से साउदर्न पाकिस्तान पूरा दहला हुआ है। जगह जगह जांच चल रही है, हर जगह रेड की जा रही है, लोगों को धरपकड़ हो रही है और छानबीन की जा रही है ताकि ऐसी कोई दूसरी घटना ना हो सके, क्योंकि पाकिस्तान में पिछले कई घंटों से अगर आप देखें तो हालात ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक लाल किले के पास ब्लास्ट के लिए नए पैटर्न का इस्तेमाल किया गया जिससे ये आतंकी हमला ना लगे। धमाके के लिए हाई इंटेंसिटी केमिकल बम का इस्तेमाल हुआ है। केमिकल बम इतना खतरनाक था कि आसपास जो भी उसकी चपेट में आया उसे पूरी तरह इसने खत्म कर दिया। क्योंकि भयंकर ब्लास्ट से कार में ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी, जिसे देखते ही देखते वहां मौजूद कारों को अपनी जद में ले लिया। धमाके की चपेट में जो भी आया उसके चीथड़े उड़ गए, क्योंकि इस बार नए पैटर्न के तहत धमाके को अंजाम दिया गया। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली ब्लास्ट में हाई इंटेंसिटी केमिकल बम का इस्तेमाल किया गया, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट था जिससे विस्फोट हो सके। फ्यूल का इस्तेमाल किया गया जिससे धमाके का दायरा बढ़ाया जा सके। डेटोनेटर की मदद से विस्फोट को एक्टिव किया जा सके। अब तक जो आतंकी हमले होते हैं उसमें ये पैटर्न नहीं इस्तेमाल हुआ था, क्योंकि आतंकी हमले के ब्लास्ट में कीले तार जरूर मिलते हैं। आतंकी हमले के ब्लास्ट से जो लोग घायल या मरते थे उनके शरीर काले हो जाते थे। कुछ हद तक जिस जगह ब्लास्ट होते हैं उस स्पॉट के आसपास गड्ढे भी हो जाते हैं। इसीलिए नए पैटर्न का इस्तेमाल किया गया जिससे ब्लास्ट भी हो जाए और आतंकी साजिश का पता भी ना चल सके। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई इस समय की एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दें। एफएसएल टीम ने 42 सैंपल्स कलेक्ट किए हैं ब्लास्ट वाली जगह से। अहम सबूत जुटाए गए हैं। इन सैंपल्स को लैब में भेजा जाएगा। सैंपल से विस्फोटक का पता चलेगा कि किस तरीके के केमिकल का इस्तेमाल हुआ है। शुरुआती जांच में हालांकि अमोनियम नाइट्रेट के जो केमिकल है वो जरूर मिला है। जांच के बाद पता लग सके कि किस किस तरह के हाई एक्सप्लोसिव का यहाँ इस्तेमाल हुआ है। राजू राज जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राजू, आप बहुत लंबे समय से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कल भी आप मौके पर मौजूद थे। यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट की बात आ रही है, लेकिन और भी केमिकल्स का जिक्र आ रहा है, क्या जानकारी आपके पास? निश्चित तौर पर शोभना, जिस तरीके से अमोनियम नाइट्रेट जो फरीदाबाद में मिला 2900 किलो, और उसके बाद अगले ही दिन दिल्ली के अंदर ब्लास्ट होना और वहां पर अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल जो इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं जो एक्सप्लोजन होता है, जो विस्फोट होता है, उसके काफ़ी दूर तक दायरा बनाना होता है, इसलिए फ्यूल का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा एक्सप्लोसिव डेटोनेटर का इस्तेमाल हुआ। हालांकि अभी ये जांच के लिए तमाम सैंपल 42 सैंपल भेजे गए हैं, जिसमें से i20 कार के तमाम जो CNG का जो किट था, इसके अलावा जो वहाँ पर जो मलबा था उसको लिया गया है और 42 सैंपल लेकर एफएसएल जांच के लिए भेजा गया और उस जांच की रिपोर्ट आने का इंतजार कर। लेकिन शुरुआती जानकारी के हिसाब से अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होना कहीं ना कहीं बहुत हद तक इस ओर इशारा करता है कि बहुत गहरी साजिश थी। लेकिन इस साजिश होने से पहले बिल्कुल देखिए, ये महीनों पहले की प्लानिंग है, ये कोई अचानक नहीं हुआ है। और जिस तरीके से गिरफ्तारियां की गई हैं उससे ये बहुत बड़ी एक जिसे कहा जाए हिमाकत को कंट्रोल करने की कोशिश अब सुरक्षा बलों के द्वारा चल रही है। सभी की एक और बड़ी खबर, सीमा पार से साजिश का बड़ा अंदेशा। सीमा पार से ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन किया जा रहा है, यानी ऑनलाइन लोगों को कट्टरपंथी युवाओं को खासतौर पर टारगेट किया जा रहा है और आतंकवादियों को सीमा पार से ब्रेन वॉश करने की भी कोशिश की जा रही है। और देखिए, ये कोई छुपी हुई घटना नहीं है, सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ही इस के पीछे रहता है। इसी के बीच में आपको बता दूं कि दिल्ली में धमाके के लिए एक कार का इस्तेमाल किया गया। धमाके के कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस ने उस कार का पता लगा लिया। इसकी तलाश के लिए सुरक्षा एजेंसियों और दिल्ली पुलिस की टीमों ने करीब 100 से ज्यादा CCTV कैमरे खंगाले और तब जाकर कहीं हरियाणा की HR 26 नंबर वाली i20 कार का खुलासा हो पाया।
दावा किया जा रहा है कि इस कार में आतंकी उमर बैठा था जब वो लाल किले की पार्किंग एरिया से निकला और जैसे ही मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के नजदीक पहुंचा, कार में जोरदार धमाका हो गया। जी न्यूज के पास कार के हर मूवमेंट की एक तस्वीर है। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। समय दोपहर 3:20 जब कार पार्किंग में एंट्री करती है। ये लाल किला की पार्किंग है और इसी लाल किले की पार्किंग के अंदर आप ये जो पॉइंट देख रहे हैं, एंट्री पॉइंट, जहां पर ये पर्ची करती है पार्किंग की, इसी जगह का वो सीसीटीवी सामने आया है जब डॉक्टर उमर यहां इस गाड़ी के अंदर यहां पर पहुंचता है 3:18 पर। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए जो धमाके के कुछ समय पहले की है। समय है शाम 6:18। दावा किया जा रहा है कि कार पर काला मास्क लगाए बैठा शख्स आतंकी उमर है जो लाल किले की पार्किंग से निकलता दिख रहा है। अब इस धमाके की टाइमलाइन देखिए। दोपहर 3:20 पर कार पार्किंग में पहुंची, 6:22 में कार पार्किंग से निकली और 6:52 पर लाल किला मेट्रो के गेट नंबर 1 के पास धमाका हो गया। इतना ही नहीं, इस हरियाणा नंबर के कार की आरसी भी सामने आई। कार का नंबर है HR26CE 7674। ये कार गुरुग्राम RTO में मोहम्मद सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड है। लेकिन ये कार आतंकी उमर तक कैसे पहुंची, सुरक्षा एजेंसियां इसकी तफ्तीश में जुटी हैं। और इस समय की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, डॉक्टर आदिल और डॉक्टर उमर को लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है। GMC अनंतनाग ने सस्पेंड किया था, दुर्व्यवहार के कारण सस्पेंड किए गए थे ये दोनों ही लोग। और देखिए आतंकी घटना में इनके हाथ सामने आ रहा है। मुवस्सिर, जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं। मुवस्सिर, सस्पेंड किया गया था यानी इनकी हरकतें पहले से ही खराब रही हैं और अब तो आतंकवादी घोषित हैं ही हैं ये। और बिल्कुल शोभना जी, देखिए जिस तरीके से इन दोनों जो आदिल और उमर थे उनको एक बड़ा खुलासा किया है। GMC में उन्होंने GMC सेंटर ने उन्होंने पहले से ही उनको सस्पेंड कर दिया क्योंकि उनका बर्ताव लगातार बहुत ख़राब था। जो स्टाफ था, जो वहाँ के लोकल्स थे, उनके खिलाफ था, जिसको लेकर ये हटाया गया था। दोनों आतंकियों को बदसलूकी का इल्ज़ाम लगा था, जिसके बाद उन दोनों को हटा दिया गया था। यानी ये कोई पहली बार नहीं है जो इस तरीके की चीज़ें हुई हो। अब जितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, जितने बड़ा दहशत का कारनामा अंजाम दिया है दिल्ली के अंदर, उससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि ये लोग कोई इस तरीके के पहले से इस तरीके का माइंड उनका था। बिल्कुल देखिए, और इसी GMC से जुड़ी एक और बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ। GMC अनंतनाग ने अब एक बड़ा फैसला लिया है। कर्मचारियों को, छात्रों को GMC ने निर्देश दिए हैं, यानी यूनिवर्सिटी ने, कॉलेज ने निर्देश दिए हैं कि अपने लॉकर्स पर लेबल लगाइए, यानी अपना नाम लिखिए उस पर। लॉकर से हथियार, गोला बारूद बरामद हुआ था और लेबल लगाने के लिए 14 नवंबर की डेट जो है वो GMC के द्वारा दी गई है। खालिद हुसैन मेरे साथ जुड़ रहे हैं। खालिद, मुझे लगता है कि अब इस कॉलेज के पास, इस GMC के पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि अगर लॉकर से हथियार और गोला बारूद बरामद हो रहा है तो फिर करे तो करे क्या कॉलेज, जहाँ शिक्षा के लिए लोग आते हैं वहाँ आतंकवाद को पनपा रहे हैं। ये एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है। आज एक सर्कुलर जारी किया गया है सभी GMCs, चाहे अनंतनाग, श्रीनगर या बारामूला के लिए, कि जितने भी अनआइडेंटिफाइड लॉकर्स हैं उन पर बाज़ाब्ता नाम होना चाहिए। उनमें क्या है सब वो जानकारी वहाँ जो कस्टोडियन है उनको होनी चाहिए। जब से AK-47 जो डॉक्टर आदिल के लॉकर से निकली है उसके बाद से ये एक स्ट्रिक्ट कदम जो है उठाया गया है। वहीं मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ कि डॉक्टर आदिल और जो डॉक्टर उमर दोनों GMC अनंतनाग में थे, उन्हें मिसबिहेवियर के लिए वहाँ से सस्पेंड किया गया था और उसके बाद जो है वो बाहर चले गए नौकरी करने के लिए। और इसका इमाम का मास्टरमाइंड होना, वो उसके कांटेक्ट में डॉक्टर मुजामिल और डॉक्टर बिल्कुल उमर और थे। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अभी जैसा कि खालिद जानकारी दे रहे हैं, तमाम जो GMCs हैं उनमें सब में ये आदेश जारी कर दिया गया है। सब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने आम लोगों से अपील की है लावारिस वस्तु को न छूएं। दिल्ली पुलिस लोगों को अब अलर्ट कर रही है। जाहिर सी बात है कि कल जिस तरीके का ब्लास्ट हुआ है उसके बाद दिल्ली रेड अलर्ट पर है, सतर्क मोड में नजर आ रही है और अब दिल्ली पुलिस ने यहाँ के नागरिकों से अपील की है कि कोई भी लावारिस वस्तु दिखे तो उसे छुए ना और फौरन पुलिस को आप सूचना दें। इसकी ओर से आप सभी को सूचित किया जाता है कि किसी भी लावारिस वस्तु जैसे खिलौना, रंग बिस्तर, पुतली इत्यादि बन सकता है। इसकी सूचना और अब आपको दिल्ली धमाके में इस्तेमाल की गई कार का रूट हम बताते हैं।
कि 10 नवंबर को हरियाणा नंबर की ये कार पूरे दिन किस किस रास्ते से गुजरी और कैसे वो लाल किले की पार्किंग तक पहुंची। सबसे पहले ये कार 10 नवंबर की सुबह 8:04 पर बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में एंट्री लेती हुई दिखाई दी और उसके बाद सुबह 8:20 पर इस कार को ओखला औद्योगिक क्षेत्र के पेट्रोल पंप पर स्पॉट किया गया। इसके बाद ये कार दोपहर 3:20 पर लाल किले की पार्किंग में पहुंची। फिर 3 घंटे तक इस कार को पार्किंग में ही खड़ा रखा गया। उसके बाद आतंकवादी उमर इस कार को शाम 6:22 पर लाल किले की पार्किंग से निकालता हुआ दिखा और उसके बाद 6:52 पर इसी कार में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास बड़ा धमाका हुआ। जी न्यूज संवाददाता हर उस रूट पर पहुंचे जहां से ये कार गुजरी और उन रास्तों से होकर लाल किले तक पहुंची। बदरपुर बॉर्डर से लेकर लाल किले के कार का ये जो रूट बना उसको लेकर आप हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। ये रास्ता है, ये टोल है और ये लेन है जिसके जरिए आतंकवादी, ये जो दहशतगर्द थे, उन्होंने दिल्ली में प्रवेश किया था I-20 कार से। दहशतगर्द उमर ने यही वो रास्ता चुना था जहां बदरपुर के रास्ते सरिता विहार से होते हुए और ओखला फेज 1 फेज 2 के इस रास्ते से होते हुए ये रास्ता है, देखिए दिल्ली जा रहा है और नेहरू प्लेस और कालका जी का रास्ता है। ये सुनहरी बाग का ये जो पीछे मस्जिद है, इसके आसपास के इलाकों में भी इस आतंकी ने एक रेकी की थी। कश्मीरी गेट से दरियागंज की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वहां पर जो धमाका है वो यहां पर किया गया है और इसी के साथ लगातार जो पुलिस की टीमें हैं वो इस पूरे मामले की जांच करने में जुटी है। और इस समय डॉक्टर शाहीन को लेकर बड़ी जानकारी आ रही है। महिलाओं का ब्रेन वॉश करती थी ये डॉक्टर शाहीन। सीमा पार से डॉक्टर शाहीन को निर्देश मिलता था। जमाते मोमिनात से जुड़े होने की खबर हमें मिल रही है। जैश की महिला विंग है जमात मोमिनात। तो आप देखिए, पेशे से डॉक्टर, लोगों की जिंदगी बचाना इस महिला का पेशा था, लेकिन करती क्या थी? लोगों की जिंदगी लेने का काम। ब्रेन वॉश करती थी, उन्हें आतंकवादी बनाती थी। और देखिए डॉक्टर उमर ने कल जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया। डॉक्टर कहते भी शर्म आ रही है, वो पेशा जिसको नोबेल प्रोफेशन कहा जाता है, उस नोबेल प्रोफेशन में इस तरीके के आतंकवादी। और इसी बड़ी खबर पर राहुल मिश्रा जी न्यूज संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, जैसा कि अभी मैं अपने दर्शकों से कह रही थी कि एक नोबेल प्रोफेशन, डॉक्टर्स का जो पेशा होता है वो जिंदगी बचाने का पेशा होता है, पर ये जो डॉक्टर है कलंक डॉक्टर के नाम पर, ये तो जिंदगी लेने का पेशे में उतरे हुए थे। समय की बड़ी खबर, मौलवी इरफान को लेकर हमें बड़ी जानकारी मिल रही है। इरफान अहमद को माना जा रहा है मास्टरमाइंड। शोपिया का ये मौलवी नजर आ रहा है मास्टरमाइंड। शुरुआती जांच में ये जानकारी हमें मिल रही है। मौलवी के जैश और अंसार से रिश्ते हैं। जी न्यूज संवाददाता खालिद हुसैन मेरे साथ जुड़ रहे हैं। खालिद, ये जानकारी जो हमें मिल रही है कि ये मौलाना ही मास्टरमाइंड हो सकता है, क्या सच्चाई आपको इसमें लग रही है और क्या आपके पास अपडेट इस खबर से जुड़ा? देखिए, बिल्कुल एनआईए ने जब से इसको टेक ओवर किया है कुछ ही समय से, पहली इन्वेस्टिगेशन जो पहला स्कंजा है इमाम पर कसा गया है और इमाम के बारे में जो मौलवी इरफान का नाम से है, पैरामेडिकल स्टाफर था और इसकी एक्सेस जो है मेडिकल फैकल्टी में बड़ी आसानी से थी। इसीलिए वाइट कॉलर या वाइट गाउन टेरर अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, उसको इसने एक बिल्ड किया, क्योंकि डॉक्टर्स एक ऐसे लोग हैं जिन पे शक बहुत कम होता है, उन पे संदेह नहीं होता है, वो अमोनियम नाइट्रेट या इस तरह की चीज़ें जो है आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, उन पर शक नहीं होता है। इसलिए एक मॉड्यूल को बनाया गया जिसे वाइट गाउन टेरर कहते हैं और उसी को इसने पूरे देश में फैला दिया। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आपने सही, जो मैं बार बार कह रही हूँ, नोबेल प्रोफेशन, जिंदगी देने का प्रोफेशन, जिंदगी लेने पे चले आए। इस समय की बड़ी खबर, दिल्ली धमाके से जुड़ी बड़ी खबर, जांच एजेंसियों को सीसीटीवी में एक अहम सुराग मिला है। डॉक्टर उमर की बगल वाली सीट पर एक बैग दिखा है और यही बैग विस्फोट के लिए इस्तेमाल हुआ है।
बैग में ही उमर ने रखा था विस्फोटक, ऐसा पुलिस कह रही है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है, हालांकि अभी पुलिस ने कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करी है। जी न्यूज संवाददाता नीरज पांडे मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नीरज, इसी बैग में था विस्फोटक या पीछे डिक्की में था विस्फोटक, क्योंकि ये बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। देखिए, अभी एफएसएल की जांच चल रही है। एफएसएल की रिपोर्ट अभी दी गई है, कई और सैंपल्स भी लिए गए, लेकिन पहले जो अभी प्रथम दृष्टया जानकारी आ रही है उसके अनुसार जो डिग्गी थी, डिग्गी में ही बैग रखा गया था, जिसके बाद ये ब्लास्ट हुआ था। लेकिन अभी जब तक, मैंने फिर कहा, जब तक ये आधिकारिक रिपोर्ट एनआईए की तरफ से ना आ जाए या एफएसएल रिपोर्ट सामने ना आ जाए, तब तक कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा कि एक्चुअल में धमाका कहाँ हुआ था। विस्फोटक बैग के अंदर था, बैग सीट पे रखा था, या जो बैग था जो इसमें विस्फोटक था वो डिग्गी में रखा था। दोनों अलग अलग थ्योरी हैं, लेकिन कुछ लोग का मानना है, जो चश्मदीदों का, कि शायद वहाँ से ब्लास्ट हुआ है सीट से, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि डिग्गी में रखा। अभी इन्वेस्टिगेशन के बहुत सारे जो जांच की रिपोर्ट्स हैं वो आनी बाकी है, जिसके बाद ही तय हो पाएगा कि एक्चुअली जो विस्फोटक था वो डिग्गी में रखा गया था या वो बैग सीट पे रखा गया था। बिल्कुल, और कार इस तरीके से जैसे कहा जाए कि परखच्चे उड़ गए थे कि कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। जो कुछ भी जांच आगे चल रही है वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, चश्मदीदों के आधार पर आगे बढ़ रही है। दिल्ली धमाके का मास्टरमाइंड आतंकी डॉक्टर उमर को भी बताया जा रहा है, क्योंकि धमाके में इस्तेमाल की गई कार को डॉक्टर उमर ही ड्राइव कर रहा था, और इस कार से अपने लिंक को दूर रखने के लिए कैसे कैसे हथकंडे उसने अपनाए, इस पूरी साजिश का अब खुलासा हो चुका है। लेकिन धमाके के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आतंकी उमर 3 घंटे तक लाल किले की पार्किंग में क्या कर रहा था। क्या उमर फरीदाबाद मॉड्यूल फेल होने से डर गया था? उसने लाल किले की पार्किंग क्यों चुनी? क्या उमर ने पार्किंग में किसी से मुलाकात की थी? एजेंसियों से छिपकर भाग रहा था? उमर को किसी के ऑर्डर का इंतजार था? क्या उमर ने जानबूझकर ब्लास्ट किया? डॉक्टर उमर 6:18 पर सफेद रंग की i20 कार को निकला और यहीं से होते हुए इस गाड़ी लाल किले के जो मेट्रो गेट है वहां पर गेट नंबर 1 के पास वो गाड़ी पहुंचती है और उस गाड़ी के अंदर धमाका होता है जोरदार। धमाके में इस्तेमाल की कार को लेकर एक और थ्योरी सामने आई है। कैसे इस साजिश के लिए उमर ने कार लेने के लिए तारीख के सिम और डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया, आमिर की कार के साथ फोटो खिंचवाई, कार आरसी नहीं बदलवाई ताकि उस पर किसी को शक ना हो और वो अपने मंसूबे को कामयाब बना सके। 29 अक्टूबर को ये कार खरीदी गई थी। उसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें प्रदूषण चेकिंग कराते हुए कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। मतलब साफ है कि आतंकी उमर आखिरी तक खुद को पर्दे के पीछे छिपाता रहा है। उसका इस कार के साथ कोई लिंक सामने आ सके और वो अपने धमाके वाली साजिश को अंजाम दे सके। मौलवी इरफान से जुड़ी एक और जानकारी। इंटरनेट कॉल से आकाओं से करता था बात। पाकिस्तान में बैठे आकाओं से बात होती थी और धर्म की आड़ में ये धन जुटाता था। डॉक्टर मुजम्मिल और आदिल का सहयोगी है ये मौलवी, जिसको अब गिरफ्तार किया जा चुका है। राजू राज, क्या अपडेट इस खबर पर? लेकिन निश्चित तौर पर जो इरफान को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उससे जो लगातार पूछताछ चल रही है उसमें एक महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि डॉक्टर जो इरफान है, जो मौलवी के रूप में काम करता है, इरफान के ताल्लुकात पाकिस्तान से और इंटरनेट कॉलिंग के जरिए इरफान लोगों से बात करता था। इतना नहीं, युवाओं का ब्रेन वॉश करता था। जिस व्हाइट कॉलर टेररिज्म की बात करी है, जिस व्हाइट कॉलर टेरर की बात करी है, उसमें युवाओं को भड़काता था, वो वीडियो दिखाता था और उसके जरिए लोगों का माइंड वॉश करता था। ऐसे लोगों को जिस पर आपको शक ही ना हो। डॉक्टर आदिल जो सहारनपुर में था, सहारनपुर से उसकी गिरफ्तारी हुई, सहारनपुर में बतौर डॉक्टर के रूप में काम करता था। जब वहां पर सहारनपुर के अस्पताल हम पहुंचे थे सोमना, वहां पर कोई भी शख्स ऐसा नहीं था जिसको डॉक्टर आदिल पर इस तरह का शक हो या इस तरह की एक्टिविटीज में शामिल हो। बहुत कम पैसे में, रिजनेबल पैसे में लोगों का इलाज करता था, लेकिन उसके मंसूबे कितने खतरनाक थे अंदाजा लगा सकता है। डॉक्टर मुजम्मिल शकील जो फला यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में था, वहां पर किस तरीके से 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट जमा करना, किराए पर रूम लेना और सोची समझी साजिश के तहत इस नापाक घटना को अंजाम दिया गया। राजू, आप मेरे साथ बने रहिए। दिल्ली ब्लास्ट के तार फरीदाबाद से लेकर जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं और इसी बीच जी न्यूज की टीम जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मौजूद उमर के घर पहुंची, जहां उसके परिवार वालों से बातचीत की। और ये वही उमर है जो दिल्ली में ब्लास्ट हुई कार में मौजूद था। जी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। उमर के परिवार वालों का क्या कुछ कहना है इस आतंकवादी को लेकर। आप देखिए, ये डॉक्टर उमर है, आप पहचानती हैं इसको? हाँ। तो ये कहाँ काम करते थे? दिल्ली में। आप क्या लगती है इनकी? मैं भाभी हूँ इनकी। तो कितने साल से दिल्ली में थे ये? 3 साल से।
कल से बोला जा रहा है कि ये दिल्ली ब्लास्ट में इन्वॉल्व है, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना ये नहीं हो सकता, ये ऐसा इंसान था ही नहीं। अच्छा, कैसा आदमी था डॉक्टर उमर? बहुत ही अच्छा, बस पढ़ाई में इन्वॉल्व था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कब से थे वो दिल्ली में? 3 साल से शायद। 3 साल से बताया जा रहा है इसको रेडिकलाइज किया गया और फिर ये ब्लास्ट जो हुआ उसमें इन्वॉल्व है। कल इसकी पिक्चर वहाँ से, ये दिल्ली से ही हमको मिली है, वायरल की गई है, इसको ढूंढा जा रहा है। आप क्या समझते हैं, ये कर सकता है? ये मैं तो आसमान से गिर पड़ी हूँ, आप लोगों से सुन रही हूँ, खुद तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। 2-4 लोग ही यहाँ पर हैं, लेकिन ये पुष्टि हो गई है कि ये उमर है और ये दूसरी पिक्चर जो है ये भी उमर की है। और इस समय की एक और बड़ी खबर, धमाके के बाद दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पीड़ितों को आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपए मिलेंगे। स्थायी रूप से अक्षम लोगों को 5 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए मिलेंगे। ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अनाउंसमेंट की है और घायलों का इलाज भी कराया जाएगा। जी न्यूज़ संवाददाता राहुल मिश्रा इस बड़ी खबर पर। राहुल, ये एक फौरी मदद जरूर हो जाती है, लेकिन पीड़ित परिवारों का दुख जो है वो शायद वो पीड़ित परिवार ही जानते हैं। आप सही कह रही हैं, पीड़ित परिवार का दुख वहाँ पर परिवार ही जानता है, लेकिन एक फौरी तौर पे यदि कहा जाए कि राहत जरूर सरकार की तरफ से दी गई है, जिसमें जो मृतक हैं उनके लिए 10 लाख रुपए का, उसके साथ ही साथ जो अक्षम व्यक्ति हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गए हैं, उनको 5 लाख रुपए और जो घायल हैं उनको 2 लाख रुपए दिया जाएगा। उसके साथ ही साथ सरकार उन सभी का उपचार भी करा रही है जो इस पूरी की पूरी घटना में घायल हुए हैं। तो एक कहा सकता है कि ये कहीं ना कहीं फौरी तौर पे जो राहत एक सरकार की तरफ से दिया जाए, एक मुआवजे कंपनसेशन के तौर पर कहा जाए कि इसको दिया जाता है। लेकिन जिन्होंने अपने घर के सदस्यों को खोया है उसकी ये कहीं सीधे तौर पे कहा सकता है कि उसकी क्षतिपूर्ति कहीं पर भी नहीं हो सकती है सोना। और ये एक बने रहिए राहुल आप हमारे साथ। और अब से ठीक 24 घंटे पहले दिल्ली दहलाने की जो साजिश रची गई उसका पुलवामा कनेक्शन भी सामने आया है। सूत्रों का कहना है कि धमाके में इस्तेमाल कार पुलवामा के डॉक्टर उमर मोहम्मद चला रहा था और जो फरीदाबाद में बारूद का जखीरा पकड़े जाने के बाद से ही फरार था। इस घटना के ठीक 5 साल 9 महीने पहले पुलवामा में भी कुछ ऐसा ही अटैक हुआ था जिसमें हमारे 47 जवान शहीद हुए थे। इन दोनों ब्लास्ट में एक बात कॉमन है कि सुसाइड बॉम्बर ने वारदात को अंजाम दिया। 14 फरवरी 2019 में पुलवामा में हुए ब्लास्ट में 47 जवान शहीद हुए थे, जबकि दिल्ली में 10 नवंबर को हुए धमाके में जिस शख्स का नाम सामने आ रहा है वो डॉक्टर मोहम्मद उमर भी पुलवामा का रहने वाला था। दिल्ली ब्लास्ट का पुलवामा कनेक्शन सामने आने के बाद NIA, IB से लेकर दिल्ली और जम्मू कश्मीर पुलिस तक इस आतंकी हमले की कड़ियां जोड़ने में जुट गई है, क्योंकि जिस होंडाई i20 कार में विस्फोट हुआ वो जम्मू कश्मीर के पुलवामा के रहने वाले तारिक नाम के व्यक्ति को बेची गई थी। उसी कार में पुलवामा का डॉक्टर उमर सवार था। सुरक्षा एजेंसी ने उमर के दोस्त सज्जाद अहमद को भी पुलवामा से पकड़ा है। इसके अलावा गुजरात ATS ने जिस डॉक्टर मुजमिल को पकड़ा था वो भी पुलवामा का रहने वाला था। पुलवामा अटैक से लेकर दिल्ली ब्लास्ट तक काफी कुछ बदल गया है, लेकिन नहीं बदला तो आतंकी हमलों का पैटर्न, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट का पुलवामा कनेक्शन सामने आ रहा है उससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुलवामा सुसाइड बॉम्बर की फैक्ट्री बन रहा है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में फरीदाबाद मॉड्यूल अब सामने आ रहा है और इस मॉड्यूल का एक किरदार डॉक्टर शाहीन शाहिद भी है, जो फरीदाबाद की अल्फाला यूनिवर्सिटी में डॉक्टर है। और इसी डॉक्टर शाहीन की कार से असॉल्ट राइफल मिली थी और इसी के बाद वो पुलिस के हत्थे चढ़ी, जिसका कनेक्शन जैश ए मोहम्मद से होने की बात अब सामने आ रही है। अब NIA, ATS और जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकी शाहीन शहीद के लखनऊ घर दबिश दे चुकी है। जांच एजेंसियां घर में घंटों मौजूद रही और परिजनों से पूछताछ की। जी मीडिया भी शाहिद के घर पहुंची। शाहीन का घर है, डॉक्टर शाहीन का घर है और ये देखिए ये डॉक्टर शाहीन का घर है। हम आपको अंदर से तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर, हालांकि ये घर जो है बंद है। आतंकी शाहीन को लेकर खुलासा हो रहा है कि उसका कनेक्शन जैश ए मोहम्मद संगठन से है और वो भारत में महिला विंग का जिम्मा संभाल रही थी, लेकिन शाहीन के पिता किसी भी बात से इनकार कर रहे हैं। सबके सामने बता रहा हूँ, मेरी मुलाकात करीब 1.5 साल हुई है, भी नहीं हुई है। मेरे 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ा मोहम्मद शुएब जो मेरे साथ रहता है। सेकंड जो है शाहीन, जो आप बता रहे हैं, ठीक, लेकिन मुझे यकीन नहीं, भाई यकीन नहीं हो रहा है जो बात है। थर्ड है डॉक्टर परवेज, वो इंटीग्रल में है। आतंकी गतिविधियों में फरीदाबाद से अरेस्ट हुई शाहीन के भाई परवेज को भी लखनऊ से अरेस्ट किया गया है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या वो भी आतंकी गतिविधियों में शामिल है।
सुरक्षा एजेंसियां डॉक्टर शाहीन के डिजिटल नेटवर्क, सोशल मीडिया कनेक्शन और संभावित सहयोगियों को खंगाल रही है। जांच में सामने आया है कि जैश-ए-मोहम्मद भारत में महिलाओं को आतंक के नए चेहरे के रूप में इस्तेमाल करने की साजिश लगातार रच रहा था और इसीलिए शाहीन को चुना गया और वो मसूद अजहर की बहन सहीदा अजहर के संपर्क में थी और उसी के कहने पर भारत में महिला आतंक ब्रिगेड बना रही थी। शाहीन का काम महिलाओं का ब्रेन वॉश करना, ऑपरेशन नेटवर्क तैयार करना था। आतंकी अजहर सहीदा जैश के जमातुल मोमिनात विंग की चीफ है। खुलासा तो यह भी हुआ है कि शाहीन गिरफ्तार किए गए आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड भी है। दिल्ली में लाल किले के पास धमाके की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी जांच एजेंसियों की नजर है। लाल किला और आसपास के इलाकों में ऑपरेट हो रहे मोबाइल फोन के डंप डेटा को अब एकत्रित किया गया है और इसके माध्यम से भी ब्लास्ट के अनसुलझे तार को सुलझाने की कोशिश चल रही है। धमाके से पहले कार में बैठकर उमर की किन किन लोगों से बात हुई, क्या किसी का ऑर्डर मिलते ही उसने धमाका किया, जांच एजेंसियां हर एंगल से जांच कर रही हैं। इसके लिए सोशल मीडिया पर भी जांच एजेंसियों की नजर है। कई इलाकों से डंप डेटा लिया जा रहा है। लाल किला के आसपास के एरिया में ऑपरेट हो रहे सभी मोबाइल फोन का डंप डेटा लिया जा रहा है। डंप डेटा से एजेंसियों को उन फोन नंबरों का सुराग हासिल हो सकता है जो इस कार धमाके से जुड़े होंगे। सुरक्षा एजेंसियां लाल किला पार्किंग और उसके आसपास का भी डंप डेटा हासिल कर रही हैं। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि लाल किले के पास जिस कार में धमाका हुआ उसमें बैठे संदिग्ध की किसी न किसी से बातचीत हुई होगी, इसलिए पार्किंग फोन डेटा को अहम माना जा रहा है। वहीं फरीदाबाद में भी डंप डेटा के जरिए कम्युनिकेशन का पता लगाया जा रहा है कि कितने लोग आपस में कम्युनिकेशन कर रहे थे। दिल्ली ब्लास्ट के 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। एजेंसियां एक एक सुराग को तलाश रही है ताकि इसके गुनहगारों को कभी न भूलने वाली सजा दिलाई जा सके। दिल्ली धमाके से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। सोशल मीडिया पर अब जांच एजेंसियों की नजर है। मोबाइल का डंप डेटा एकत्रित किया गया है। धमाके से जुड़े फोन नंबर्स तलाशे जा रहे हैं। लाल किले के आसपास के इलाके में ऑपरेट हो रहे सभी मोबाइल फोन्स का ये डंप डेटा लिया गया है। जी न्यूज संवाददाता प्रमोद शर्मा मेरे साथ लाइव जुड़ रहे। जाहिर सी बात है प्रमोद, ये एक अनसुलझी गुत्थी है कि ये जो आतंकी उमर था, डॉक्टर उमर, इसने खुद ये ब्लास्ट किया या इसको कहीं से कमांड आया कि अब गाड़ी लेकर निकलो और इस रेड लाइट पर पहुंचो, और शायद इसी गुत्थी को सुलझाया जाएगा इस डंप डेटा के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए। देखिए, बिल्कुल जांच एजेंसियां हर वो तरीका अपना रही है जिससे कि इस गुत्थी को सुलझाया जा सके। ना सिर्फ डंप डेटा, सीसीटीवी फुटेज, बल्कि जो इसके मोबाइल की लोकेशन थी, कहाँ पर वो ट्रैवल किया है, उस सबको जो है एनालाइज किया जाएगा, क्योंकि ये जानना चाहती है जांच एजेंसियां भी कि 3 घंटे गाड़ी खड़ी करने के बाद पार्किंग में और बाहर निकलते ही ये धमाका क्यों किया गया। क्या ये धमाका गलती से हुआ, ये सुसाइड अगर बॉम्बर था तो क्या इसका टारगेट कोई और था, क्यों इसने इतना वेट किया और जिस टाइम पे वो निकला था वो रास्ता सीधा नई दिल्ली की तरफ जाता था और कई सारे ऐसे इम्पोर्टेंट जो इंस्टॉलेशन है वो नई दिल्ली में है, क्या इसका टारगेट कोई और था और इसने कहाँ पर रेकी की थी। और सबसे अहम बात मैं आपको शोभना बताना चाहूँगा कि ये उस दिन किया जिस दिन जो डॉक्टर मुजम्मिल, आदिल, इन सब की गिरफ्तारी, इनके पास से भारी मात्रा में रिकवरी की जानकारी वो है वो पूरी मीडिया में आ चुकी थी। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि वो ये उसी दिन जो है शाम को बिल्कुल। आप प्रमोद में आप बने रहिए हमारे साथ, हमें अगली खबर का रुख करना है। आतंकी शाहीन के करीबी पर अब एक्शन हुआ है। इस समय की बड़ी खबर, डॉक्टर परवेज के घर पुलिस की छापेमारी चल रही है। सहारनपुर जिला अस्पताल में तैनात था ये डॉक्टर परवेज और डॉक्टर शाहीन, जिसको आतंकवादी घटना के चलते हुए गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से असला बरामद हुआ, उसका ये करीबी माना जा रहा है। नीरज गौड़, जी न्यूज संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल शोभना जी, मैं आपको बताऊं कि लगातार दिल्ली पुलिस की टीमें और उसी के साथ ही कई ऐसी टीमें हैं, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, एक ज्वाइंट ऑपरेशन जो है तमाम राज्यों में चला रही है और उसी के साथ ही अब जो है आतंकी शाहिद को जो गिरफ्तार किया गया था उससे जब पुलिस ने पूछताछ की है, उसके बाद में सहारनपुर में भी दबिश दी गई है जिसमें डॉक्टर परवेज को पुलिस ने अपने शिकंजे में लिया है। उससे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और इसी के साथ जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी के साथ ये वो महिला आतंकी है जो कि जैश-ए-मोहम्मद का एक जो कि महिला विंग है उसको लेकर के दिल्ली में और उसी के साथ भारत में उसको खड़ा करने की कोशिश कर रही थी और उसके बाद में जब जानकारी मिलती है तो इसके बाद में पुलिस इसे गिरफ्तार करती है। अब नीरज, इस समय अमित भारद्वाज कोई बड़ा अपडेट देना चाहते हैं। जी अमित।
देखिए अभी जो जांच एजेंसी जो हमारे सोर्सेज हैं उनको एक पोस्टर्स उन्होंने अभी निकाला है जिसमें लिखा गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसी में। ये देख लीजिए, मैं इसको पढ़ के भी सुनाऊंगा। ये देख लीजिए पहले, ये एक लश्कर तैयबा का जो है उन्होंने मैसेज डिकोड किया है, उन्होंने देखा और शुरू से उनकी नजर बनी हुई थी। मैं आपको ये पढ़ के सुनाइए हमें। ये दिखाइए, देखिए इसमें लिखा है कि द इंडियन कैपिटल न्यू दिल्ली वॉज अटैक्ड today, November 10, 2025, by brave and fierce tigers of Lashkar-e-Taiba. This assault was retaliation of the martyrdom at Bilal Mosque in Kashmir a few months ago, where over 50 Hindu Baniya were killed. Praise to be God. Lashkar-e-Taiba was to take revenge for every brick of mosque and reach every temple. The fight will continue until Kashmir is free and India is destroyed. तो ये देख लीजिए, ये बड़ा अपडेट है इस समय हमारे पास, आप मेरे मोबाइल पे देख सकते हैं। अभी हमारे सोर्सेज ने ये दिया है। मैं आपको अमित बस 10 सेकंड के लिए रोकूंगी। ये बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि लश्कर-ए-तैयबा ने, हालांकि देखिए ये जो पोस्ट है अभी पुलिस ने इसको वेरीफाई नहीं किया है, पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल हमें बयान नहीं मिला है, लेकिन ये जो पोस्ट है इसमें इस हमले की जिम्मेदारी ली गई है। बिलाल मस्जिद का यहाँ पर जिक्र किया गया है लश्कर-ए-तैयबा के द्वारा और कहा गया है कि इसकी मस्जिद की एक एक ईंट का बदला हम लेंगे। और अगली खबर का अब हम इसी के साथ रुख करेंगे। दिल्ली में हुए धमाके के पीछे आतंकी संगठनों की बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक इस हमले के तार पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ रहे हैं। ये वही संगठन है जिसने फरवरी 2019 में पुलवामा और अप्रैल 2025 में पहलगाम नरसंहार को अंजाम दिया था। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए आतंकी संगठन अब हमले के पीछे अपने पैटर्न को बदल रहे हैं। दिल्ली में लाल किले में हुए धमाके के पीछे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गज़वत उल हिंद का हाथ हो सकता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकी संगठन बौखलाए हुए हैं। लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर सैफुल्लाह सैफ ने घोषणा की कि हाफिज सईद का एक सहयोगी बांग्लादेश से सक्रिय है और भारत में आतंकवाद फैलाने की साजिश रच रहा है। 30 अक्टूबर को पाकिस्तान में सैफुल्लाह को भीड़ को जिहाद में शामिल होने के लिए उकसाते और भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने की अपील करते देखा गया। सूत्रों से जो खबर है उसके मुताबिक आतंकी हमलों के लिए व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम तैयार किया और ऐसे लोगों को इस आतंकी हमले के लिए तैयार किया जो बेहद पढ़े लिखे प्रोफेशनल है, जिन पर किसी को भी आसानी से शक नहीं होता। सूत्रों के मुताबिक ऐसे लोगों को भर्ती करने से पहले उनकी कई स्तर पर स्क्रीनिंग की गई और आखिर में इन लोगों को फाइनल किया गया। सूत्रों के मुताबिक भारत में होने वाले इस हमले की तैयारी ऑपरेशन सिंदूर के कुछ महीने बाद से की जाने लगी, जिसकी भनक लगते ही सुरक्षा एजेंसियों ने फोन और सोशल मीडिया अकाउंट समेत इनक्रप्टेड मैसेजिंग ऐप को इंटरसेप्शन पर लगा दिया था और संदिग्धों की गिरफ्तारी की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश-ए-मोहम्मद और बाकी आतंकी संगठन इस कदर बौखला गए थे कि उन्होंने भारत के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला करने की योजना बना ली थी और इसके लिए खास तौर पे ऐसे लोगों को चुना जा रहा था जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड ना हो, सुरक्षा एजेंसियों की वो नज़र से बाहर हो। दिल्ली में धमाके के बाद सबसे ज्यादा खौफ में है पाकिस्तान। जी हां, उसे फिर से ऑपरेशन सिंदूर का अब डर सता रहा है। तभी तो शहबाज शरीफ ने घबराहट में तीनों सेना प्रमुखों की इमरजेंसी बैठक बुलाई है। बॉर्डर पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, सेना में खलबली मची है। उसे डर है कि धमाके का आतंकी कनेक्शन सामने आने के बाद भारत रुकने वाला नहीं है और इसीलिए मुनीर अब परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान कायराना हमले का अंजाम 6 महीने पहले देख चुका है। कैसे पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। ब्रह्मोस और राफेल ने वो तबाही मचाई थी कि पाकिस्तान धुआं हो गया था। तभी तो दिल्ली धमाके के बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर चैन की सांस नहीं ले पा रहे। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है क्योंकि उन्हें फिर हमले का डर सता रहा है। शहबाज शरीफ ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ मीटिंग की, NSA और ISI के DG के साथ भी बैठक की। सेना ने GHQ में उच्च स्तरीय बैठक की। बॉर्डर में रात भर पाक सेना ने पेट्रोलिंग की। पाकिस्तान की आर्मी हाई अलर्ट पर है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया जा चुका है, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। इतना ही नहीं, भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को निशाना बनाया था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर दिल्ली धमाका आतंकी हमला है तो क्या ये एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा और पाकिस्तान के खिलाफ जल्द ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च होने वाला है।
दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एक तरफ एजेंसियां जांच में जुटी हैं तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं और इसी बीच भूटान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर वाली वार्निंग दे दी है और साफ कह दिया है कि जो भी इस हमले के पीछे होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, क्योंकि उनके लिए देश और देश की जनता सबसे ऊपर है। ऐसे में देश के दिल पर बड़ा हमला करने वालों को भी पीएम ने चेतावनी दे दी है। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. चाहे 2019 का पुलवामा अटैक हो या फिर 2025 में हुआ पहलगाम अटैक, पीएम मोदी ने आतंकियों को लाउड एंड क्लियर वार्निंग दी, जिसका अंजाम ये हुआ कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। देश के प्रधान ने दुश्मनों को चेताया तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उसी बात को दोहराते हुए कड़ा एक्शन लेने की बात कही है। The nation that those responsible for this tragedy will be brought to the justice and will not be spared under any circumstances. लाल किले ब्लास्ट की कड़ियां पाकिस्तान से भी जुड़ती दिख रही हैं और जांच में अगर रत्ती भर भी मुल्ला मुनीर और मियां जी का हाथ मिला तो फिर आतंकिस्तान का तबाह होना तय है, क्योंकि खुद पीएम मोदी से लेकर रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख कह चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित हुआ है। एक नापाक हरकत और सिंदूर 2.0 लॉन्च हो जाएगा। Oh my God। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ विचलित करने वाली तस्वीरें कल की हमें मिली हैं, वो आपको हम दिखाना चाहते हैं। ब्लास्ट के बाद किस तरीके की अफरा तफरी वहाँ पर एकदम देखने को मिली। शोर इतना ज़्यादा, आवाज़ इतनी ज़्यादा कि देखिए किस तरीके से घायलों को शिफ्ट किया जा रहा है। आग का काला धुआं पीछे उठता हुआ दिखाई दे रहा है और शोरगुल सुनाई दे रहा है, चीख पुकार लोगों की सुनाई दे रही है। ये दिल्ली ब्लास्ट के जो जिस समय ये पूरी घटना घटी उस समय का ये वीडियो है। आप तो जी न्यूज़ संवाददाता अमित का मैं रुख करूंगी और अमित हमें कुछ अपडेट भी देना चाहते हैं और उनके साथ कोई मेहमान भी मौजूद है। जी अमित। देखिए, मैं आपको सबसे बड़ी अपडेट दे रहा हूँ। रॉयल कार जोन की बात शुरू से हो रही थी, गाड़ी यहाँ से गई थी, ये सारी चर्चाएं हो रही थी। मैं आपको उस शख्स को पहली बार कैमरा पे लाना चाह रहा हूँ, नेशनल मीडिया पे। ये इंटरनेशनल ब्रेकिंग दे रहा हूँ मैं आपको, जिसको ढूंढ रहे हैं पूरी दुनिया। वो यहाँ है अमित पटेल, उनसे पूरा पूछेंगे कि क्या जानना है। सुबह से आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कई फोन आ रहे होंगे। अमित पटेल, आप पहली बार मीडिया के सामने? पहली बार सर, बिल्कुल पहली बार मैं मीडिया के सामने आया हूँ। जैसे कि कल मेरे शाम को कुछ मेरे ऑफिस के कुछ स्टाफ उठाए गए थे, तो मैं उसी में बिजी था थोड़ा सा। जो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी थी, जो उनको प्रूफ चाहिए था कि हमने गाड़ी बेची है। तो ये बात है 29 तारीख को जो एक i20 बेची थी। हमारे यहाँ एक एम्प्लॉई हैं सोनू, मिस्टर सोनू जी। तो सोनू जी ने ओलेक्स के द्वारा एक कस्टमर को बुलाया, उनको गाड़ी दी थी। बट देखिए, हमारे पास इतने कस्टमर आते हैं, हमें ये थोड़ी पता होता है कि कौन सा टेररिस्ट है या कौन सा। हम तो हमारे पास कस्टमर आएगा तो हम उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसे सामान तो देंगे। किसी ऐप के थ्रू आपके अब एक ओलेक्स के थ्रू वो कस्टमर आए थे, ओलेक्स के थ्रू आए थे हमारे पास और वो गाड़ी लेके गए थे और ये डील गई थी हमारे यहाँ पे सोनू जी ने। तो उन्होंने ही गाड़ी बेची थी। तो बाद में मुझे पता चला था कि उन्होंने ऐसी कुछ गाड़ी बेची है जो कि श्रीनगर बेची है, लेकिन ये था कि चलो डॉक्यूमेंटेशन के आगे काम करेंगे। बट तो सोनू कहाँ पर है इस समय? सोनू इस टाइम स्पेशल सेल में है, उनसे इंक्वायरी कर रहे हैं। आपको कब पता लगा और आपकी गाड़ी का नंबर, ये जो नंबर फ्लैश हुआ, गाड़ी कहाँ से ली? एक्चुअली कल गाड़ी तो हमने जेके मोटर, हमारे यहाँ पे जेके मोटर बिल्कुल अमित, ये बहुत अहम जानकारी देते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।